चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है आप लोग को बताना है। तो आखिर आप लोग का जो कि भाग 1 ऑप्शन बी में दिया गया, भाग 2 ऑप्शन जो कि सी में दिया गया, भाग 3 ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है भाग 4। तो आखिर बताना है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग जो कि 2 में है। भाग जो कि 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें कि आखिर आप लोग का भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो भारतीय संविधान में जो कि 25 भाग है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू हुआ था उस समय कितना था, तो उस समय जो कि भाग कितना था, तो यह 22 भाग था। कितना था, तो 22 भाग था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 22 भाग था जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, भाग 2। अब भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में यही है जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का जो कि क्षेत्र भाग 1 में है। और भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार भाग जो कि 3 में है। चौथा भाग में क्या है, चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में क्या है, तो राज्य के नीति और संतत्व, राज्य के नीति और संतत्व आप लोग को याद होना चाहिए। नीति निर्देशांक तत्व, नीति निर्देशांक तत्व, राज्य का नीति निर्देशांक तत्व आप लोग का राज्य यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि कौन सी भाग में है, तो यह जो कि भाग जो कि चौथा भाग में है। जो कि तीसरा भाग में क्या है, तो यह मौलिक अधिकार के बारे में तीसरा भाग है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व चौथा भाग में जो कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि दिया गया है। निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि चौथा भाग में जो कि दिया गया है। तीसरा भाग में जो कि मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही बात करें दूसरा भाग में क्या है, नागरिकता संबंधित है। नागरिकता संबंधी दूसरा भाग में है। तीसरा भाग में क्या है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र पहला भाग में है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो आखिर आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। बताना है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि भारतीय संविधान का जो कि निर्माता कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो कि पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, झेलम नदी किस नदी के किनारे बसा है। तो झेलम नदी कौन सा नगर के
जो कि किनारे बसा है, तो आप लोग को बताना है। तो झेलम नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो यह श्रीनगर के किनारे जो कि बसा है। झेलम नदी के किनारे कौन सी नगर जो कि बसा है? तो यह श्रीनगर जो कि बसा है। झेलम नदी किस नदी के किनारे बसा है? तो यह जो कि झेलम नदी श्रीनगर के झेलम नदी किस नदी के किनारे नगर बसाया गया है? कौन सा नगर है? तो कौन सा नगर बसाया गया है? तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर को बसाया गया है? तो यह श्रीनगर को जो कि बसाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, श्रीनगर। अगले का प्रश्न की बात करें, मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो आखिर मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि जूट मिलता है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल भी मिलता है। सबसे ज़्यादा जो कि चावल जो कि कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो रेशम सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है फल उत्पादन में भारत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि द्वितीय स्थान है। आप लोग का जो कि इसका डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि द्वितीय स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि दूसरा स्थान है। आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी नहीं लगाइएगा, आप लोग का ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो कि द्वितीय फल उत्पादन है भारत का द्वितीय स्थान है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नागदा फसल है? तो यह मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो देखिए, आप लोग का चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि कपास दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया मूंगफली दिया गया, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है जो कि मकई, ऑप्शन डी में दिया गया है सरसों। तो देखिए आप लोग का जो कि इसमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है पूछ रहा है प्रश्न, जो कि इनमें से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल, ये देखिए खड़ी फसल कौन कौन आता है ये पहले आप लोग को पता होना चाहिए। तो खड़ी फसल में जो कि कौन सा आता है? तो खड़ी फसल में जो कि यह जो कि खड़ी फसल है, जो कि कपास एक खड़ी फसल है आप लोग का, और जो कि मूंगफली एक खड़ी फसल है, और जो कि मकई एक खड़ी फसल है। यह तीनों जो कि एक खड़ी फसल है, लेकिन आप लोग का यह तीनों जो कि क्या है? एक खड़ी फसल है, लेकिन सरसों जो कि एक रबी फसल है। सरसों एक रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है? तो रबी फसल है। लेकिन मकई, मूंगफली और जो कि कपास, ये सब क्या है? तो एक खड़ी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह खड़ी फसल है, मकई, कपास और मूंगफली, यह क्या है? तो एक खड़ी फसल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है, यह रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो
किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आखिर आप लोग का पता जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है दाल, ऑप्शन बी में दिया गया मांस, ऑप्शन सी में दिया गया है दूध, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है चावल। तो आखिर आप लोग का बताना है किस में जो कि प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन आप लोग का चार्ट दिया गया है, इसमें किस में प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा चावल। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो बताना है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो आखिर आप लोग का किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ये विटामिन से ऊर्जा जो कि प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन से जो कि नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो यह रतौंधी फैलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो रतौंधी फैलता है। विटामिन बी के कमी से, विटामिन बी के कमी से जो कि कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन बी के कमी से जो कि कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन बी के कमी से बेरी रोग जो कि फैलता है। तो आखिर इसमें ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो यह रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, तो आखिर जो कि करता है, तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन सी विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। तो विटामिन ए, जो कि विटामिन ए तुरंत जो कि प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है, तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रक जो कि सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रक में जो कि कौन सी होती है, तो यह जो कि आयरन होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक होती है, तो यह पालक आयरन की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो यह जो कि किससे प्राप्त करता है, तो यह पालक से प्राप्त करता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो पालक से प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किससे जो कि भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। तो किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है। तो किस में भरपूर लोहा की तत्व पाया जाता है, तो यह जो कि किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, तो यह हरी सब्जी में होगा। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो जो कि आप लोग का बताना है कि छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन सी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस तत्व की कमी
के कारण, किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन के कमी से कारण जो कि घेघा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से जो कि संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो धान में खैरा रोग किस कारण से होता है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि किसके कारण से होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता के कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आखिर इसमें बताना है किसमें जो कि जड़ नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें जो कि जड़ नहीं होता है? तो यह जड़ किसमें नहीं होता है? तो जड़ में कौन नहीं होता है? तो आलू जो कि जड़ में जो कि नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो एक जड़ नहीं है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू में जो कि जड़ नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि निम्न में से कौन सा तत्व तन है? निम्न में से कौन सा तन है? तो निम्न में से कौन सा तन है? तो निम्न में से कौन सा तन है? तो यह जो कि अदरक एक तन है। निम्न में से कौन सा एक तन है? तो अदरक एक जो कि तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक को तन है? निम्नलिखित में से किस रूपांतरक का तन है? तो यह किस रूपांतरक का तन है? तो आलू का जो कि तन है। तो किस रूपांतरक का तन है? तो आलू का जो कि तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक का तन है? तो आलू का जो कि एक तन है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो आखिर आप लोग का बताना है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में होता है आप लोग को बताना है। तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो यह जो कि कौन सा फल है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन सा बीज है, फल होता है, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। जो कि साइकस पेड़ जो कि है, ऐसा जो कि साइकस पेड़ है जिस पौधे में बीज लगता है होता है लेकिन फल नहीं होता है। जिस पौधे में बीज लगता है लेकिन फल नहीं होता है उसे जो कि साइक्लेंसी का जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह उसे क्या कहा जाता है? तो पैंटोलॉजी। फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैंडोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूल का अध्ययन को जो कि क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। और फल का अध्ययन को जो कि क्या कहा जाता है? पेमोलॉजिया कहा जाता है। पेमोलॉजिया जो कि कहा जाता है। और जो कि पेंटोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस राधा कृष्ण को माना जाता है। डॉक्टर एम एस राधा कृष्ण को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस राधा कृष्ण को माना जाता है। इसका राइट आंसर स्वयंपाल राधा कृष्ण को माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं की सम्मिलित कर दिया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय जो कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्र 22 जो कि 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 8वां अनुसूची में जो कि किया गया है 22 भाषा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आखिर आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। चारों ऑप्शन में आप लोग का बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो कि भारतीय थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था प्रथम बार भारत में। इसका कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है जो कि लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही जो कि भारतीय संसद के सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा होते हैं। 2 सदन जो कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी 57 में हुआ था। 1555 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का जो कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का
तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष जो कि हुआ था? तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी को हुआ था। 1797 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की बात करें। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आखिर बताना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने कार-ए-आज़ाद जो कि कार-ए-आज़ाद की उपनाम का प्रयोग किसके लिए किया था? तो गांधी जी ने कार-ए-आज़ाद की उपनाम का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यह किसके लिए किया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किया था। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कार आज़ाद जो कि महात्मा गांधी कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिला प्रश्न ए पूछ रहा है रेगुलर एक्ट कब आया था? तो रेगुलर एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में आया था। 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगिला प्रश्न की बात करें। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो यह जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। तो यही पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया हुआ था। और किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। यही वायुसेना दिवस पूछेगा कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस जो कि मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय योगा दिवस
किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाते हैं। तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? तो यह 12 जनवरी को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें कि कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 18 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो यह जो कि कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थि होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितना अस्थियाँ होती है? तो 8 अस्थियाँ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी है? हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो यह जो कि 300 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है? 206 हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव रुधिर का पीएच मान है? तो मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव का रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4 है। 7.4 जो कि मानव रुधिर का पीएच मान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग होता है? तो प्रकाश का वेग होता है तो प्रकाश का वेग है तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वाहन के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहनों को पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। यही आप लोग का बात करें, चीन जो कि पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है। दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान जो कि किसका आता है? तो भारत का आता है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो कि दूसरा स्थान है, पहला किसका है? तो चीन का है। तो यही पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह जो कि कौन सी है? तो यह जो कि रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी क्या? 3 फरवरी
1916, 3 फरवरी 1916 पाटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही आप लोग का बात करें कि बिहार में जो कि राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही जो कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा सीट जो कि 40 है। यही आप लोग का बात करें कि बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है। यही जो कि 75 क्या है? तो बिहार में विधान परिषद जो कि बिहार में विधान परिषद सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद सीट कितना है? तो 75 सीट है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विधान परिषद जो कि सीट कितना है? तो 75 है। तो यही आप लोग का जो कि बिहार में जो कि विधानसभा जो कि कितना है? 243 है। यही विधान परिषद बिहार में सीट कितना है? विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है? तो 75 सीट है। यही जो कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कितना है? तो 40 सीट है। यही बात करें जो कि राज्यसभा बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो यह बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है? तो यह असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होती है। असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। गेहूँ जो कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो यह जो कि गेहूँ होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो गेहूँ होता है। गेहूं होता है सबसे अधिक और जौ होता है। और जो कि गन्ना उत्पादन में सबसे आगे जो कि उत्तर प्रदेश है। और आलू उत्पादन में सबसे जो कि आगे कौन सा राज्य है? तो गेहूं उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो कि जौ कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो कि गन्ना कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। जो कि सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि चावल होता है और जो कि जूट होता है और चावल जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल मिलता है। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल मिलता है। असम में क्या मिलता है? तो चाय सबसे ज़्यादा जो कि असम में जो कि मिलता है। केरला में सबसे जो कि क्या मिलता है? तो केरला में सबसे ज़्यादा जो कि रबर उत्पादन करता है। क्या? रबर उत्पादन में सबसे आगे जो कि केरला राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का जो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगू मिट्टी पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि दो प्रकार के होता है। एक होता है बागर होता है, एक खादर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का
प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति है। यही बात करें कि यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति है। क्या? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। यही बात करें जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। तो भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो कि कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यही जो कि आप लोग का इसी तरह प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 में दिया गया है रांची, ऑप्शन जो कि 2 में दिया गया है पटना, ऑप्शन 3 में दिया गया है जो कि दिसापुर, ऑप्शन जो कि 4 में दिया गया है गांधीनगर। तो आखिर आप लोग को बताना है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का बात करें आप लोग का किस तरह प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है। ये झारखंड जो कि किसकी राजधानी है? रांची किसकी राजधानी है? तो यह झारखंड की है। रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो यह रांची है। यही पटना किसकी राजधानी है? तो पटना जो कि बिहार की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। यहीं आप लोग का बात करें गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी जो कि गांधीनगर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की। जो कि पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार का। और झारखंड किसकी राजधानी है? तो रांची का। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसापुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यह जो कि आप लोग को बताना है। आप लोग का 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत का कितना है? तो यह कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 जो कि है। 6100 जो कि किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है का कितना है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह कितना है? तो 2.4% है। 2.4% जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो कि 2.4% है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो बताना है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य कितना है, कितना संख्या है। तो आखिर समुद्री रेखा तटरेखा वाले राज्य की
संख्या कितनी है? तो यह 9 संख्या है। तो भारत में समुद्री तटरेखा वाली राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो आखिर जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य जो कि कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है तो गुजरात है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह कौन है? तो यह जो कि शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह किसे सुबह का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे चमकीला वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है तो यह जो कि शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है तो शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो यह अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को रक्षा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 57 भारत की जो कि राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन का योग निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद जो कि 19 के आई में दिया गया। 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद जो कि 61 के अंतर्गत में जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 63 में जो कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को
विशेषण संबंधित है तो बच्चे के विशेषण संबंधित कौन सी अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है, तो यह अनुच्छेद 24 आता है, अनुच्छेद जो कि 24 आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर अनुच्छेद जो कि 11 तक जो कि नागरिकता संबंधित है। यही बात करें मूल अधिकार कितना से कितना तक है, तो मूल अधिकार के बात करें कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बात करें, मौलिक अधिकार कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद जो कि कितना 12 से लेकर 36 तक है, 12 से लेकर जो कि 36 तक है, 12 से लेकर जो कि 36 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आप लोग का अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। यही आप लोग का बात करें राज्य एवं संघ उसका क्षेत्र का कितना से कितना तक दिया गया है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र जो कि कितना से कितना अनुच्छेद तक दिया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर 5 तक जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक के बारे में है। उसके बाद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित है, और 11 के से लेके और जो कि 12 से लेकर 35 तक जो कि मूल अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है, या मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार को प्रावधान दिया गया है, तो बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार की प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद जो कि कितना 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक या मौलिक अधिकार के बारे में जो कि प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है, तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात बताई गई है। तो यह भाग जो कि 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात जो कि बताई गई है। इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। भाग जो कि 4 में जो कि बताया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग जो कि यह 20 में है। भाग कितना जो कि 20 में है, भाग जो कि 20 में जो कि बताया दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंधित प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो कि किस भाग में है, तो 9वां के क भाग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो यह भाग जो कि 4था में नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं,
तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां है। कितना अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी भारतीय किसे संविधान किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। तो पहला बार में जो कि 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है 52वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो कि कौन सी 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले के प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग 5 में जो कि किया गया है। संकरपलिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह भाग जो कि 5 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग जो कि 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का भाग जो कि 2 में उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित है। नागरिक संबंधित भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधित। नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। यही जो कि भाग 3 में बात करें, भाग जो कि 2 में आप लोग का बता दिए। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में यही है जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि यह आप लोग का किस में है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में है। दूसरा भाग में क्या है? नागरिकता संबंधित है। तीसरा भाग में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कि तीसरा भाग में जो कि है। मौलिक अधिकार जो कि भाग तीसरा में है। चौथा भाग में क्या है? तो चौथा भाग में यही है कि नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व है। नीति निर्देशांक तत्व है। तो यह यहीं आप लोग का जो कि चौथा भाग तक आप लोग को बता दिए। पहला भाग में क्या है? तो संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग जो कि 1 में है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। तीसरा भाग में क्या है? तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। तो तीसरा भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथा भाग में क्या है? तो नीति निर्देशांक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि चौथा भाग में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान की
पंडुलेखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो आखिर बताना है संविधान के पंडुलेखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडुकी समिति का सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि तैयार कब हुआ था। तो भारत का संविधान जो कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तैयार कब हुआ था, कब हुआ था। तो तैयार कब हुआ था, तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि कब हुआ था। तो यह कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो कि भारतीय संविधान को जो कि पूर्ण रूप से जो कि तैयार कर लिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत है एक, भारत है एक। तो भारत एक है, तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक क्या, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यह आप लोग का रिपीट प्रश्न हो गया है। चलिए यहाँ पर जो कि रिपीट हो गया आप लोग का प्रश्न। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो आखिर इसका जो कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। सॉरी आप लोग का जो कि डी हो जाएगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा सदन होता है, एक होता है लोकसभा, क्या एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यही भारतीय संसद का जो कि सदन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन यही हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। कौन कौन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री का नियुक्त जो कि कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री का नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति योजना रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति आयोग योजना जो कि रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल जो कि 1953 ईस्वी को लागू हुआ था। 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज जो कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो 24 अप्रैल 1993 के द्वारा जो कि लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि
पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि कब हुआ था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि द्वितीय लड़ाई हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि पहला लड़ाई हुआ था और दूसरा लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दूसरा लड़ाई पानीपत का हुआ था। तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत के तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। यही आप लोग चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। यही आप लोग का प्रश्न में आ जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो यह जो कि आप लोग का 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि हुआ था। और यही आप लोग का बात करें जो कि पहला लड़ाई जो कि यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो यह तीसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। यही आप लोग का जो कि पानीपत से जो कि युद्ध के बारे में पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का जो कि तृतीय युद्ध कब हुआ। यह सभी जो कि हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में जो कि हुआ है। पानीपत के तीनों युद्ध जो कि हरियाणा में हुआ है, आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग का जानते हैं 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कब हुआ? तो आखिर आप लोग को बताना है बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर जो कि कुंवर सिंह की देहांत कब हुआ? तो यह कब हुआ था देहांत इनका? तो यह जो कि कब हुआ था? 9 मई 1898 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी को हुआ था। 1898 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ? तो 1897 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ था? तो जो कि मेरठ से हुआ था। मेरठ से जो कि हुआ था। मेरठ से जो कि 1897 की विद्रोह जो कि शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति का चीन का क्या निश्चित किया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि 1897 की क्रांति का चीन का क्या निश्चित किया गया था। चीन क्या निश्चित किया गया था? तो यह कमल और चपाती था। कमल और चपाती को जो कि यह 1897 की क्रांति का जो कि यह राष्ट्रीय चिन्ह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और चपाती। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है?
97 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बाबर था। मुगल वंश की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो मुगल वंश की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया गया था। 1526 ईस्वी में जो कि किया गया था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था, उसी समय जो कि कर दिया गया था स्थापना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में यह जो कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने जो कि कर देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। तो यह हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में जो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हेमू था। हेमू क्या किया था? 2 बार जो कि शासन किया था। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हेमू जो कि 2 बार शासन किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयनिक थे। उदयन थे जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि कौन किए थे? तो उदयनिक ने जो कि किए थे। उदयन ने जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि किए थे। और यही पूछेगा कि पाटलिपुत्र जो कि किसका पुराना नाम है? तो पाटलिपुत्र किसका जो कि पुराना नाम है? तो पाटलिपुत्र किसका जो कि पुराना नाम है? किसका नाम है? तो पाटलिपुत्र पुराना किसका नाम है? तो यह पटना का है। क्या किसका है? तो पटना का पुराना नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि कौन किए थे? तो उदयन ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, उदयन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था। तो बताना है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से बना था। तो यह जो कि लकड़ी का बना था। तो चंद्रगुप्त का महल जो कि मुख्य रूप से किससे बना था? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो यह लकड़ी से बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की फोकस की दूरी की इकाई है। लेंस की फोकस की दूरी जो की इकाई किसका है? तो डायोप्टर की है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की फोकस की दूरी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक आंतरिक यंत्र को
आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूल जो कि 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन है, तो एक होता है जो कि लाल हरा नीला, लाल हरा नीला है, लाल हरा नीला एक मूल रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश में होता है, तो यह सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो यह जो कि लाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह पीला प्राथमिक रंग जो कि नहीं है, लेकिन लाल हरा नीला, लाल हरा नीला ये तीनों जो कि क्या है, एक प्राथमिक रंग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाने पर बनता है जिसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश से छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता है उस जिसे उसे क्या कहते हैं, तो ये उसे क्या कहते हैं, तो प्रोटॉन कहते हैं, जो कि प्रोटॉन जो कि कहते हैं। तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता है जिसे क्या कहते हैं, तो यह फोटोन का जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कि जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।